खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आपके मरीज को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ज़ीशान के चेकअप के बाद बाहर आ चुका था। आपने बाकी अद्वियात मंगवा ली हैं क्या? जी, वो शहान लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे। आप मरीज की क्या लगती हैं वैसे? उनकी बीवी तो कोई और थी ना, वो जिनको अगवा कर लिया था किसी ने? मैं उनकी भाभी हूँ। वो जो अगवा हुई थी उनका क्या बना? वो पता नहीं, मुझे कुछ पहले से ज़ीशान जिया को डॉक्टर के सवाल मजीद तंग कर रहे थे। वो जान छुड़ाने के लिए ना चाहते हुए भी ज़ीशान के कमरे में घुस गई थी। तानिया, कैसी हो तुम? ज्यादा परेशान तो नहीं रही थी? तुम्हें कहा था ना, जब तक तुम हो मुझे कुछ नहीं होगा। ज़ीशान कमरे में आई जिया को तानिया समझकर बोलता जा रहा था। तुम वहां क्यों रुक गई? नाराज हो क्या? अच्छा यार, आगे आओ तो सही। तानिया, तानिया, अच्छा बाबा मुझे माफ कर दो, तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। तानिया सुनो तो। जिया दरवाजे के करीब खड़ी मुसलसल ना चाहते हुए भी कांप रही थी। उसे जिंदगी के सबसे बड़े खौफ का सामना करना था। वो कांपते बदन के साथ आगे बढ़ने लगी। जिया के दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी कि काश ये मुझे पहचान ना पाए। जैसे ही ज़ीशान की नजर जिया पर पड़ी, वो रुक सा गया। वो तानिया मेरी बीवी कहाँ है? वो मेडिकल स्टोर तक गई हैं। जिया अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए मुश्किल से बोली थी। आप कौन है? मैं शहान की बीवी हूँ। शहान जरा बाहर हैं। अच्छा। शहान की शादी की खबर खुद ज़ीशान के लिए हैरानकुन थी, मगर उसकी तबीयत इस हैरानगी का साथ देने के काबिल न थी, इसलिए ज़ीशान ने मजीद कोई सवाल न किया। जिया ज़ीशान के करीब गई और गौर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, और फिर न चाहते हुए भी उसका हाथ ज़ीशान के माथे तक गया। लम्हे भर के लिए उसकी आंखों के सामने उसके बाप का चेहरा घूमने लगा था। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। जिया ने अपना हाथ ज़ीशान के माथे पर रखकर पीछे को हटाकर बाल ठीक किए और फिर अपने आंसुओं को साफ करने लगी। कैसे हैं भाई आप? शुक्र है आपको मुकम्मल होश आ गया। शहान खुशी से भागता हुआ अंदर आया था। उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक थी। ये मेरी बीवी है भाई, जिया शहान ज़ीशान की आंखों में मौजूद सवाल को देखकर जिया का तारुफ करवाने लगा था। वो अपने जिब्रान सिंधु साहब है ना, ये उनकी बहन है। अभी 2 दिन पहले ही हमारी शादी हुई है। ज़ीशान हैरान को नजरों से एक नजर जिया और एक नजर शहान की तरफ देखने लगा था। भाई आप पहले ठीक हो जाएं, फिर आपको सारी कहानी समझाऊंगा। शहान ज़ीशान की सवालिया नजरों को समझ गया था। जिया वो जूस निकालो बैग में से, भाई को डाल कर दो। जिया जूस निकालने लगी थी। तुम्हें लगता है कि दानियाल अपनी बात पर कायम रहेगा? हरम और फरहान दानियाल से मिलने के बाद वापस आ रहे थे। दानियाल तो खुद शहान की कैद में है, तो उसके पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? मुझे ये सवाल तब से तंग कर रहा था हरम कि आखिर बाजवा खानदान वाले जिया के साथ अलीजा के शौहर दानियाल को क्यों ले गए, और इसका जवाब मुझे आज मिल ही गया। क्यों लेकर गए थे वो लोग? हरम तजस्सुस से पूछने लगी थी। इसलिए कि दानियाल के जरिए वो हमसे ये डील साइन कर सकें। तुमने देखा नहीं, आज फिर शहान या कोई भी उनकी फैमिली से सामने नहीं आया। दानियाल ने ही सारी बात की। हाँ ये तो है, फरहान सब कुछ प्लान के मुताबिक हो जाए तो बहुत बड़ी रकम हमारे हाथ लग सकती है। हरम के चेहरे पर पैसे की लालच चमक रही थी। हाँ हरम, बहुत बड़ी रकम, और साथ में तुम्हारा शौहर भी। तुम्हें लगता है कि हम ये कर पाएंगे? मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं, और वैसे भी जब इतनी बड़ी रकम नजर आ रही हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। फरहान आंख मारते हुए बोला था। धक 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 दरवाजे पर जोर से दस्तक हो रही थी। अब क्या हो गया तुम्हें? शहान बिस्तर से उठा और दरवाजा खोलने चला गया। हाँ, अब इतनी रात को तुम्हें क्या मसला है? वो बादल गरज रहे हैं और बारिश हो रही है। जिया मुंह लटकाए आस्तगी से बोली थी। अच्छा, मतलब तुम इतनी रात को इतनी अहम खबर देने यहाँ आई हो? शहान हैरानगी से जिया की तरफ देख रहा था। चलो लग गया मुझे पता, आप सो जाओ। वो मुझे ना वहां डर लग रहा था तो मैं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। खौफनाक बादल गरजने से जिया पहले ही सहमी हुई थी। रुको, तुम ऐसा करो कि तुम ना मोबाइल पर कुछ लगा लो, रात गुजर जाएगी। जिया के चेहरे पर चमक आकर फौरी चली गई थी। उसे लगा था शायद ये कोई अच्छा हाल देने वाला है। अच्छा, वो मैं कह रही थी कि मैं यहाँ सो जाऊं तो
जिया चलते चलते रुक गई थी। अच्छा चलो, तुम यहाँ सो जाओ, मैं वहां सो जाता हूँ। बात तो वही रहेगी ना, यहाँ भी मैं अकेली ही होंगी। जिया सहम अंदाज में मुश्किल से बोल पा रही थी। शहान ने एक नजर वापस कमरे में देखा। अच्छा ठीक है, मेरी एक शर्त है, बेड पर मैं सोऊंगा और तुम जमीन पर। इतना बड़ा बेड है, हम दरमियान में कुछ भी रख लेंगे, जमीन पर मुझे नींद नहीं आएगी। ये तो अब तुम्हारा मसला है ना, तुम्हें नींद नहीं आती तो जागती रहना। वैसे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तुम इतने सख्त दिल कैसे बन सकते हो शहान? भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, सोना है तो जमीन पर लेट जाना, वगरना जाओ मेरी नींद खराब ना करो। ठीक है, मैं वहां ही सो जाती हूँ। जिया मुंह मरोड़ते हुए वहां से जाने लगी थी। हाँ वैसे ये सब से सही है, तुम वहां ही जाओ। शहान ने कमरे का दरवाजा बंद किया और वापस अपने बिस्तर की तरफ चला गया। अभी वो बिस्तर तक पहुंचा ही था कि दोबारा दस्तक हुई। अब क्या मसला है? शहान बिस्तर पर बैठा ही चिल्लाया था। अच्छा ठीक है, मैं जमीन पर सो जाऊंगी, दरवाजा तो खोलो। शहान ने दरवाजा खोला और जिया मुंह बनाए जमीन पर तकिया फेंक कर लेट गई। वो जमीन पर लेटी गुस्से से मुसलसल शहान को घूरती रही, यहां तक कि वो गहरी नींद में चली गई। जैसे ही सुबह उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बेड पर शहान से चिपके हुए पाया था। मैं यहाँ कैसे आई? वो झटके से उठ खड़ी हुई थी। शहान बदतमीज, पीछे हटो, ये गलत बात है। क्या क्या गलत है? शहान आंखें मलते हुए बोला था। उसकी आंखें नींद से भरी हुई थी। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? क्यों, तुम्हें क्या लगा था कि तुम जो मर्जी करते रहोगे और मैं बेहोश सोई रहूंगी? हमारे दरमियान मुआहदा हुआ था ना कि तुम मुझे छू नहीं सकते। जिया मुंह बनाए गुस्से से बोल रही थी। तो मैंने कब छुआ तुम्हें? तुम उल्टा यहाँ चिपकी हुई हो, सारी रात मुझे सोने नहीं दिया, सारा कंबल खुद लपेट लिया था। शहान जिया की बात काटते हुए खुद तेजी से बोल रहा था। झूठे मक्कार शख्स, ये बताओ मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो जमीन पर थी ना। जिया ने एक मुक्का शहान के सीने पर मारा था। हाउ मच चीप यू आर, तुम खुद यहाँ ऊपर आई और सारा कंबल खींच लिया और मैं सारी रात सर्दी में कामता रहा। और वैसे भी जितनी तुम वजनी हो ना, मुझसे उठाई नहीं जानी थी। तुम ना अपने अंदर के दानियाल पर काबू रखो, मुझे सख्त नफरत है उस मक्कार शख्स से। जिया बिस्तर से बाहर निकल आई थी। अच्छा, अब सुबह सुबह मेरा मूड न खराब करो। ये ना हो कि मैं क्या तुम ये ना हो कि मैं तुम्हें फेंटी लगा दूं। शहान शरारती अंदाज में बोला। क्या तुम मुझे फेंटी लगाओगे? जिया हैरानगी से बोली थी। हाँ, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें फेंटी लगा भी सकता हूँ। रुको, तुम्हारी ऐसी की तैसी। जिया भागते हुए शहान की तरफ लपकी जो कंबल में छुप गया था। जिया ने शहान को दबोच लिया। तुम फेंटी लगाओगे मुझे? हाँ बोलो जरा, तुम लगाओगे? शहान ने जिया को दबोच कर नीचे किया और खुद ऊपर आ गया। हाँ जी, वैसे हमारे दरमियान मुआहदा हुआ है और अब तुम ये खिलाफ वर्जी कर रहे हो। जिया आंखें फैलाते हुए बोली थी। अच्छा, जो तुम कर रही थी वो तुम नहीं, आप होता है, तुम ही होता है। बीवी हमेशा शौहर से छोटी होती है। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं, तो फिर मेरे साथ क्यों चिपकी थी? तुम्हें बस बहाना चाहिए, पीछे हटो। जिया ने शहान को एक तरफ धकेला और खुद वहां से निकल गई। दरवाजा जोर से न मारना, शहान पीछे से चिल्लाया था। अब अगर तुमने इससे निकाह कर ही लिया है तो इसे ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मरियम ने अपने कमरे की तरफ जाते जिब्रान का रास्ता रोक लिया था। क्या ही बेहतर होता कि तुम तानिया के साथ भी निकाह कर लेते। तानिया इस वक्त किसी और के निकाह में है, निकाह पर निकाह मुमकिन नहीं है। जिब्रान का जवाब सुनकर तंजिया अंदाज में मरियम ने जिब्रान को सर से पांव तक देखा। लड़की लड़की ही होती है, चाहे शादीशुदा हो या कंवारी। शक्लो सूरत में भी तानिया फज्जर से बेहतर है। मेरा वो मतलब नहीं था मरियम, तानिया से फिल वक्त निकाह मुमकिन नहीं है। तुम्हारा जो भी मतलब हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा मकसद क्या है, ये चीज अहम है। जल्द से जल्द फज्जर के हिस्से में आने वाली जमीन अपने नाम मुंतकिल करवाओ और फिर तानिया से शादी करो। बीवी के छिन जाने का दुख बहन के निकाह से ज्यादा तकलीफ देगा। शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारी और मेरी बहन जिया भी उनके पास है। जितना जुल्म हम उन पर करेंगे उतना ही उसको वहां बर्दाश्त करना होगा। जिया अब किस्सा पारी ना हो चुकी, और वैसे भी जिस चीज पर अख्तियार नहीं उसका क्या गम। क्या किस्सा पारी ना? वाकई ही में ये तुम कह रही हो मरियम? जिब्रान हैरानगी से मरियम को देखने लगा था। हाँ, ये मैं ही कह रही हूँ। कहीं तुम तानिया की इस तकरीर से मुतासिर तो नहीं जिसमें वो बारहा सुलह का भाषण दे रही थी? तुम्हें लगता है मरियम के किसी की तकरीर मेरे लिए मुतासिर कुन हो सकती है?
तो फिर इस बदले रवैये की वजह क्या है? ये रवैया मजबूरी है। जितनी अजीज मुझे तुम हो उतनी ही अजीज जिया भी है, या शायद इससे भी ज्यादा। हम जिया को ताकत के जोर पर भी तो वापस ला ही सकते हैं ना। ये सुलह सफाई का ड्रामा रचाने की जरूरत क्या है? हम नहीं जानते कि आखिर जिया कहाँ है, और ये भी नहीं जानते कि जिया से जबरदस्ती निकाह किया गया या उसका अपना राजीनामा था। जबरदस्ती हो या रजामंदी, निकाह तो हो ही चुका है ना। फिर इस सवाल की क्या जरूरत है? मरियम ने जिब्रान की बात काटकर अपनी बात मुकम्मल की। वही तो मैं कह रहा हूं कि जिया इस वक्त इस लड़के के निकाह में है। अब अगर इस लड़के को मार दें तो क्या जिया को भी तुम्हारी तरह बेवा बनाकर घर में रख लें? लोग क्या कहेंगे कि सिंधु खानदान ने अपना ही बहनोई कत्ल कर दिया। और अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ऐन मुमकिन है कि चंद साल बाद वो जिया पर जोर दें कि वो अपना हिस्सा यहाँ से लेकर उनके हवाले करे। इस सूरत में हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा जिससे हम अपनी जमीन बचा सकें। तो क्या तुम्हारे इस निकाह से हम ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं जो तुम्हारे ही कुछ फैसलों से गलत हुआ है? मरियम 2 कदम चलते हुए एक तरफ को हो गई थी। मेरा फैसला? जिब्रान हैरानगी से मरियम की तरफ गया और उसका चेहरा अपनी तरफ पलटा। जिया को हॉस्टल भेजने का फैसला भी तुम्हारा ही था ना जिब्रान? अगर इस वक्त उसे वहां ना भेजा जाता तो आज हालात मुख्तलिफ हो सकते थे। वो ज़हनी मफलूज हो चुकी थी। अगर यहाँ रहती तो यकीनन पागल हो जाती। यहाँ तक सवाल है फजर से निकाह का, तो निकाह का मतलब हरगिज किसी किस्म की सुलह सफाई नहीं। सुलह का एक ही तरीका है, अगर वो इस मुतनाज़ ज़मीन से दस्तबरदार हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ फ़ायदा हासिल होगा जब तक कि तुम तानिया से निकाह नहीं कर लेते। इस सूरत जिया की वापसी मुमकिन है, वगरना जिया के बदले फजर जिशान के लिए ये काबिल कबूल ही होगा जब तक कि उससे तानिया ना छीन ली जाए। जरूरी नहीं कि जो तुम सोचो वही दुरुस्त हो। तुम्हें इन मामलात से दूर रहकर हवेली के अंदरूनी मामलात देखने चाहिए। जिब्रान वहां से अपने कमरे में चला गया। जिब्रान ने अंदर जाकर दरवाजा बंद किया और बेड पर बैठी फजर की जानिब बढ़ने लगा। तुमने आखिर समझ क्या रखा है खुद को? बहुत बड़े गुंडे हो, जो भी दिल में आया वो करोगे। जब दिल चाहा जिससे चाहा जबरदस्ती निकाह कर लोगे। फजर का चेहरा गुस्से से लाल था। जिब्रान फजर को देखकर जेरे लब मुस्कुराया। बुज़दिल हो तुम, बुज़दिल, जो औरतों को अगवा करके उनसे जबरदस्ती निकाह करते हो। तुम्हारी भी तो यही ख्वाहिश थी ना? जिब्रान फजर के करीब ही बैठ गया था। तुम्हें किसने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश थी? बस मुझे अंदाजा है कि तुम्हें जबरदस्ती करवाना अच्छा लगता है। जबरदस्ती? मुझसे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। फजर की आंखें गुस्से से लाल थीं। जबरदस्ती निकाह का गुस्सा अभी तक जूं का तूं ही था। तुम मेरी बीवी हो और अब ये तुम्हारा फर्ज है। कैसी बीवी? बीवियां जबरदस्ती नहीं बनाई जाती, बल्कि इज्जत से ब्याह कर लाई जाती हैं। तुम खुद ही ये सब चाहती थी। कब? जब मुझसे चोरी मिलने आती थी तब। मुझे लगा था कि तुम ठीक हो सकते हो, मगर अफसोस मैं गलत थी। ठीक होने का मतलब सुलहनामा है, तो मैं खराब ही अच्छा हूं, बल्कि बहुत खराब। तो तुम भी किसी भूल में मत रहना कि मुझसे जबरदस्ती के निकाह के बाद तुम मुझ पर कोई हक जता सकते हो। हमारे खानदान में औरतें मर्दों की खिदमत करती हैं, खुद पर उनका हक एहसन तरीके से अदा करती हैं। तुम भी ये सीख लो। तुम्हारे खानदान की औरतें कितनी खिदमत करती हैं, ये कितनी नेक पारसा हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ। और मुझे ज़रूरत नहीं कुछ सीखने की, वो भी तुम्हारे खानदान से। मैं आज की रात किसी किस्म की लड़ाई के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिब्रान खुद के गुस्से पर कंट्रोल रखने के लिए ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। पहले मेरे भाई को मेरे सामने गोली मारो, फिर मुझे अगवा करो, फिर ज़बरदस्ती निकाह करो, उसके बाद भी तुम ये कहते हो कि तुम किसी लड़ाई के मूड में नहीं। फजर की सांसें गुस्से की वजह से तेज हो रही थीं। तुम बार बार अपने भाई को हमारे दरमियान क्यों ले आती हो? ये मेरा और उसका मामला है, हमें ही हल करने दो। पता नहीं तुम्हारे खानदान में ये घटिया रिवायात कब पैदा हुई। वो मेरा भाई है। हमारे खानदान में औरतें झूठ और मक्कारी से अपने भाई बेटे किसी दूसरे से नहीं लड़वाती। अब तुम क्या चाहती हो कि जबरदस्ती निकाह के बाद बाकी सब कुछ भी जबरदस्ती हो? खबरदार, अगर मुझे छुआ भी तो मुझे चैलेंज मत किया करो। ये धमकी किसी और को दिया करो मिस्टर जिब्रान। जिब्रान ने फजर को एक झटके से बाहों में दबोच लिया और फिर अगले ही लम्हे उसको बेड पर धकेल कर उसके ऊपर आ गया था। तुम मेरी बीवी हो और मैं चाहता हूं कि तुम बीवी बनकर ही रहो। अगर तुम मुझसे कुछ इस तरह की उम्मीद रखते हो तो ये तुम्हारी भूल है। जब तक तुम मेरे भाई से जाकर माफी नहीं मांग लेते तब तक इस तरह का कोई ख्याल अपने दिमाग में लाना भी मत। माफी और मैं,
माफी उसे मांगनी चाहिए जो उसने मरियम के साथ बदतमीजी की। वो इसी लायक थी, वो भी इसी लायक था। जो किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकता उसका हशर यही होता है। और जो औरत किसी दूसरी औरत की इज्जत खराब करती है उसका क्या? मैंने कब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया था जो तुम्हारी बहन ने मेरे भाई को भड़काया? क्या वो पागल था जो किसी के भड़काने से भड़क गया? तुम्हारी बहन को कोई थप्पड़ भी मारे तो उसको गोली मार दो, और कोई किसी की बहन की इज्जत उछाले तो वो थप्पड़ भी ना मारे क्या? तुम्हें ये बात आखिर समझ क्यों नहीं आ रही कि हमारे दरमियान अपने भाई को मत घसीटो? जिब्रान, जो तब से अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, गुस्से से बोला। और तुम्हें यह समझ क्यों नहीं आ रही कि तुम और तुम्हारी बहन दोनों गलत हो? फजर गुसीली आंखों से जिब्रान को घूर रही थी। मैं मजीद तुम्हारी ये बकवास नहीं सुनूंगा, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। सिंधु खानदान अपनी अना और जिद पर कभी समझौता नहीं करता। अना? झूठी अना, जिसकी बुनियाद सिर्फ फरेब और मक्कारी है। भूल गई? सिंधु खानदान की अना और इज्जत से खेलने का नतीजा क्या निकला था? भूल गई अपने भाई का हशर। जिब्रान का चेहरा भी सुर्ख हो चुका था, वो अभी तक फजर के ऊपर था। कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारी वहशत, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे क्या मेरे भाई को मारते हुए? जिशान को गोली मारने की बात सुनकर फजर गुस्से से मजीद लाल हो गई थी। सिंधु खानदान को अपनी इज्जत और अना से बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं। शुक्र करो वो बच गया। जितनी अना और इज्जत तुम्हें प्यारी है ना, उससे ज्यादा हमें प्यारी है। तुम अपनी अना अपने पास संभाल कर रखो। फजर ने एक झटके से अपने पास छुपाया हुआ चाकू जिब्रान के पेट में घुसा दिया। चाकू पेट में धंसता हुआ आखिर तक चला गया। खून का बदला खून जिब्रान। फजर ने चाकू पेट से निकालकर फिर धंसा दिया। अपनी जिद अपने पास रखो, मैं पहले से बहुत जिद्दी हूँ। जिब्रान के खून से फजर के कपड़े और बेड भीग चुका था। फजर ने जिब्रान को एक तरफ बेड पर धकेल दिया। यार, क्या जिंदगी है शादीशुदा लोगों की। पहले तुम 4 घंटे तक सुबह होने के बाद भी सोती रही, और अब पिछले 3 घंटों से तुम शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही हो। कोई टाइम टेबल नाम की चीज होती है? हम वहां फैशन शो के लिए नहीं जा रहे, खाने की दावत पर जा रहे हैं। शहान कमरे के दरवाजे पर खड़ा शीशे के सामने खड़ी तैयार होती जिया को देखकर तेज तेज बोल रहा था। जिया, जिया, मैं कुछ कह रहा हूं। क्या क्या कहा आपने? जिया हाथ में लिपस्टिक पकड़े शहान की तरफ मतवज्जा हुई। कुछ खास नहीं, बस इतना ही कहा है कि हम कहीं नहीं जा रहे। शहान ने एक लंबी सांस ली थी। क्यों? अभी तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें बार बार फोन कर रहा था कि शादी की दावत खा लो, अब अचानक क्या हुआ? जिया मासूमाना अंदाज में बोली थी। वैसे सही मजाक बना हुआ है शादी का। तुम्हें ही शौक था ना, मुझे शादी का शौक नहीं था, वो भी तुमसे शादी करने का। अच्छा, अब हम जा रहे हैं या नहीं? जितनी तुमने देर लगा दी है ना, वो बेचारा खुद खाकर चला गया होगा। पता नहीं किस मनहूस वक्त तुमसे निकाह का फैसला किया था मैंने। शहान बनावटी सा मुंह बनाकर बोला था। बस ये लिपस्टिक रह गई है, उसके बाद मैं तैयार। जिया मुस्कुराते हुए बोली। ये बात तुम चौथी बार कह रही हो मैडम। मैडम नहीं, टीचर। हाँ, याद आया, तुम तो टीचर भी थी ना। शहान हंसने लगा। टीचर जी, थोड़ा जल्दी कर लें। टीचर को हुक्म नहीं देते, बल्कि टीचर की बात मानते होते हैं। इतना भी नहीं पता क्या? शायद तुम भूल रही हो कि तुम यहाँ मेरी बीवी हो, और शायद तुम भी भूल रहे हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। जिया आंखें चमकते हुए बच्चों सा मुंह बनाते हुए बोली। इट्स नॉट मैटरिंग, मैरिज इज मैरिज, सो आई एम दी हस्बैंड। बस बस, अपने अंदर वाले दानियाल पर काबू रखो और यहाँ खड़े होकर मुझे घूरो मत। जिया ने बारीक सा जालीदार दुपट्टा अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिया। वैसे तुम ये सब छुपा क्यों रही हो? भाई, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं छुपाऊंगी नहीं क्या? अच्छा, अगर छुपाना ही था तो फिर ये आधी सी कमीज और कंधे बाहर निकालने की क्या जरूरत थी? पेंडू, इसको बैकलेस कहते हैं। अच्छा, ये है बैकलेस, दिखाना जरा। शहान जिया की तरफ बढ़ने लगा। क्यों क्यों दिखाऊं? देखो, पीछे रहो, हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जिया शहान को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर बोली। लो जी, अगर दिखाना नहीं तो पहना क्यों है तुमने? जरूरी नहीं कि लड़कियां इस तरह के कपड़े किसी को दिखाने के लिए पहनती हैं, बल्कि लड़कियां ऐसे कपड़े अपने लिए पहनती हैं, समझे तुम? अब ना यहाँ से निकलो। जिया जिस्म पर अच्छे से दुपट्टा लपेट चुकी थी। मैं कोई गैर थोड़ी हूं। आई एम योर हस्बैंड। मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? नो, नॉट एट ऑल। वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखो, तुम कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि मैं तुम्हें छू नहीं सकता। ये तो नहीं लिखा था कि मैं देख नहीं सकता।
शहान की आवाज मध्यम सी हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझे तुम। चलो हम लेट हो रहे हैं। लेट तो हो चुके हैं, चलो अब देखने तो दो। नहीं देखो, अब तुम कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी कर रही हो जिया मैडम। हवस के पुजारी। ओ हेलो मैडम, मुझे तुम्हारा जिस्म नहीं देखना, वो मैं पहले ही सब देख चुका हूँ। मुझे बस वो डिजाइन देखना है। एक तो तुम झूठ बोलने से बाज नहीं आ सकते। झूठ? वाह, याद करे मैडम, जब आप अलीजे बनकर ड्रामा कर रही थी तब मेरे साथ ही सोती थी। शहान बनावटी मुंह बनाते हुए बोला था। वो तुम नहीं थे झूठे, वो दानियाल था। तो मैं दानियाल ही हूं, तुम शहान हो खड़ूस। अच्छा, तो आपको दानियाल पसंद था, कहीं प्यार श्यार वाला चक्कर तो नहीं? अच्छा बस ज्यादा उछलो नहीं, जमीन पर ही रहो। चलो मुझे दिखाओ, ना दिखाऊं तो फिर मैं भी कॉन्ट्रैक्ट पर अमल नहीं करूंगा। कितने बदतमीज हो तुम। लो देख लो। जिया मुंह बसोरते हुए दूसरी तरफ पलट गई। अब ये दुपट्टा तो हटाओ, खुद हटा लो। नहीं, मैं तुम्हें छू नहीं सकता ना, ये कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी होगी। मैं ही कह रही हूं ना। ना बाबा, बाद में मुझे ही इल्जाम दोगी तुम। तुम्हें देखना है तो खुद हटा लो, वरना रहने दो। ना, खुद हटाओ, तुम हटाओ। चलो ठीक है, फिर ना कहना। शहान ने दुपट्टा खींचकर हटा दिया और जिया की बैकलेस तंग कमीज में से सफेद कमर को देखने लगा। चलो अब बस। जिया फौरी पलट गई थी। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? शहान ने जिया की कमर पर हाथ रखकर उसको करीब कर लिया था। ये क्या बदतमीजी है? अब तुम मुझे क्यों छू रहे हो? आपने खुद ही तो कहा कि छू लो। मैंने बस दुपट्टा हटाने को कहा था। कब? आपने सिर्फ कहा छू लो। तुम्हें बहाना चाहिए। क्या आपको छूने का हक सिर्फ दानियाल के पास था? नहीं, किसी के पास भी नहीं। तो फिर उसे क्यों छूने देती थी? पता नहीं। वेल यू फॉल इन लव दानियाल इन पास्ट। शहान की उंगलियां जिया की गर्दन से बरहन्ना कमर की तरफ हरकत करती जा रही थी। तुम इंग्लिश पर जुल्म क्यों करते हो? आप बताएं ना, दानियाल को पता होगा मिस्टर शहान। जिया ने एक उंगली शहान के होंठों पर रखकर उसके चेहरे को थोड़ा पीछे धकेल दिया था। इसका मतलब आप मुझसे प्यार करती हैं? मैंने ये कब कहा? अभी आपकी अदाएं बता रही हैं। मुझे सिर्फ दानियाल से प्यार था, इस फ्राडियक खड़ूस शहान से नहीं। मुझे भी अलीजे से प्यार था, इस मनहूस जिया से नहीं। हाँ जी, इसलिए वो प्रेग्नेंट हो गई थी ना। मैं उस अलीजा की बात नहीं कर रहा, मैं इस अलीजे की बात कर रहा हूँ। शहान ने जिया की नाक को पकड़कर आस्तगी से खींचा था। मैं तो जिया हूँ। नहीं, तुम तब अलीजे थी। मैं जिया हूँ और मुझे शहान से नफरत है। हाँ, अलबत्ता दानियाल के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। हेलो मैडम, दानियाल इतना सस्ता नहीं है कि हर किसी लड़की से प्यार करे। वैसे भी तुम अलीजे जितनी खूबसूरत नहीं। मेरे ख्याल से हम कहीं जाने वाले थे मिस्टर। जिया थोड़ा पीछे हटकर अपना दुपट्टा ठीक करते हुए बोली थी। हाँ चलो चलते हैं। दोनों जल्दी से बाहर आ गए और गाड़ी की तरफ चलने लगे। बहुत लेट हो गए हैं जिया, जल्दी करो। तुम्हारे साथ बंदा रहेगा तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही ना। अब मुझे महसूस हो रहा है जैसे पीछे से कमीज का स्टाइल कुछ खराब हो गया है। अरे नहीं, पहले ही लेट हैं, मैं क्या करूं अब। अच्छा, उस तरफ मुंह करो। शहान ने लंबा सांस लिया और गुस्से पर कंट्रोल करते हुए बोला। जिया ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया और शहान कुछ देर कमीज ठीक करता रहा। सही से करो ना। जिया के बार बार बोलने से शहान को गुस्सा आ रहा था। शहान ने जोरदार धक्का दिया और जिया को स्विमिंग पूल में गिरा दिया। चलो अब ठीक हो जाएगा ना, शहान हंसते हुए बोला था। जिया ने जोरदार चीख मारी। बचाओ शहान, मैं डूब रही हूं। जिया का चेहरा मुश्किल से पानी से बाहर नजर आ रहा था। शहान ने घबराकर पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही शहान पानी में गिरा, जिया जोर से हंसती हुई पानी में खड़ी हो गई थी। अरे बुद्धू, तुम्हें यह भी नहीं पता क्या कि स्विमिंग पूल कितना गहरा है और मेरा कद कितना है? मैं तो जानबूझकर टांगे समेट कर बैठी थी। जिया शहान के चेहरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रही थी। कितने बुद्धू हो तुम शहान, मुझे पानी में गिराया था ना, लो अब तुम भी भीग गए। शहान, जो तब से गुस्से से हंसती हुई जिया को देख रहा था, गुस्से से जिया की तरफ बढ़ने लगा। जिया शहान को अपनी तरफ आता देखकर खामोश हो गई थी।